हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा जो हमें प्यार करता है वो है हमारी माँ। और एक लेडी के लिए उसकी लाइफ का सबसे जो प्यारा इवेंट होता है, जो सबसे प्यारी चीज़ होती है, तो वो होती है उसकी मदरहुड, जब वो माँ बनती है। एक माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, और यदि उसका बच्चा उसे छिन जाए तो इस दर्द को केवल एक माँ ही बता सकती है। यही जो कहानी है हमारी आज की पोयम की। हमारी आज की पोयम में दिखाया गया है एक माँ को जिसका बच्चा उसके पास नहीं है। उसके बच्चे को क्या हुआ है कोई नहीं जानता, लेकिन अपने बच्चे को खोने के बाद उसकी क्या कंडीशन है वो इस पोयम में दिखाई गई है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ की सीरीज़ कर रहे हैं, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द थॉर्न। द थॉर्न जो पोयम है ये लिखी गई थी 1798 में। वर्ड्सवर्थ ने ये पोयम जब लिखी थी, उनको जो इंस्पिरेशन मिली थी तो वो उन्हें अपने एक एक्सपीरियंस से मिली थी, जब उन्होंने एक हॉथॉर्न ट्री देखा था क्वेंटोक हिल पर। एक क्वेंटोक हिल थे जो सोमरसेट शायर में, तो वहाँ पर उन्होंने जो है एक हॉथॉर्न ट्री देखा था। इस पोयम में जो है 22 स्टेंजास है, और हर स्टेंजा में जो है 11 लाइन्स हैं। कैरेक्टर की बात अगर हम करें तो इस पोयम में जो मेन कैरेक्टर है तो वो एक लेडी है, द मार्था, और एक स्पीकर है जो हमें इस पोयम को नरेट कर रहे हैं। हालांकि पोयम में कहीं नहीं बताया गया है कि स्पीकर विलियम वर्ड्सवर्थ है या कोई और है, लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ ने जब इस पोयम के जो और अदर एडिशंस आए थे तो उसमें बताया था कि जो इस पोयम का जो नरेटर है तो वो एक कैप्टन है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब द स्पीकर अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, the speaker is the captain of a small commercial boat who is now post middle age and firmly set into a life of pensioner retired to a small country village। यानी कि वो एक कैप्टन है जो कि एक स्मॉल कॉमर्शियल बोट का कैप्टन हुआ करता था, लेकिन अब वो रिटायर हो चुका है, पेंशन उसको मिलती है और वो एक स्मॉल कंट्री विलेज में रहता है। द कैप्टन लिव इन ए पार्ट ऑफ द कंट्री टू विच ही इज़ नॉट ए नेटिव। जो कैप्टन है वो एक ऐसी कंट्री के ऐसे पार्ट में रहता है जिसके कि वो नेटिव नहीं है। तो ये हमारे जो हैं ये स्पीकर हैं जो इस पोएम को हमें नरेट करते हैं। मार्था रॉय इस पोएम की जो मेन कैरेक्टर है। द पोएम सेंटर्स ऑन ए मिस्ट्री सराउंडिंग्स ए वुमन नेम्ड मार्था रे। तो मार्था रे जो है ये पोएम जो है हमें उसके जो सराउंडिंग्स में मिस्ट्री है, यानी उसकी जो रहस्य है उसको हमें बताती है। इन हर यूथ रे हैड फॉलन इन लव विद द मैन स्टीफन हिल। जब मार्था रे यूथ थी, यंग थी, तो वो एक मैन के प्यार में पड़ गई थी जिसका नाम था स्टीफन हिल। लेकिन उसी दिन जिस दिन की उनकी शादी होने वाली थी, यानी कि मार्था रे की और स्टीफन हिल की शादी होने वाली थी, उसी दिन मार्था रे ने देखा कि स्टीफन हिल ने चर्च में किसी और से शादी कर ली। और इससे भी ज़्यादा गलत मार्था रे के साथ हुआ कि मार्था रे जो है उस टाइम प्रेग्नेंट थी विद स्टीफन चाइल्ड। अब जो है मतलब इस दुख से बाहर आने के लिए, या मतलब वो इस दुख से बाहर आ ही नहीं पाई, और क्योंकि वो एक्सपेक्ट भी कर रही थी, तो इसीलिए ताकि वो अपने दुख से भी कुछ बाहर आ सके, तो उसने जो है एक हाई माउंटेन की जो एक हाई टॉप है उस पर जो है उसने अपनी शरण ली जाकर। मार्था वहाँ पर जो है लगभग 20 सालों से रह रही है, और जो ये स्पीकर है ये ही उसकी स्टोरी बताता है। और किसी ने भी जो है उसके बच्चे को नहीं देखा उसके साथ, तो इसका मतलब ये है कि जो मार्था रे का बच्चा है वो उससे छिन गया है, उसकी डेथ हो गई है। लेकिन कैसे डेथ हुई है शायद किसी को भी नहीं पता। किसी ने मार्था रे के बच्चे को नहीं देखा, लेकिन मार्था रे जो है उस पहाड़ी के ऊपर बैठी रहती है और रोती रहती है। स्टीफन हिल के बारे में जो है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस पोएम में नहीं बताई गई है। सिर्फ हमें जो पता चलता है वो स्टोरी से ही पता चलता है कि मार्था रे जो है स्टीफन से प्यार करती थी, लेकिन अकॉर्डिंग टू पोएम अगर हम देखें तो स्टीफन को जो है एक इनसेंसिटिव और सेल्फिश मैन दिखाया गया है जिसने कि मार्था को बिट्रे किया था। द चाइल्ड, जब ये जो टेल अनफोल्ड्स होती है, यानी कि जब स्टोरी शुरू होती है, तब हमें पता चलता है कि जो मार्था थी वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसके पास जो है बच्चा दिखाई नहीं देता। तो ऐसा हो सकता है कि उसने जो है बच्चे को नेचुरली खो दिया हो, जब उसे जन्म दे रही थी उसका मिसकैरेज हो गया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसने जो है अपने बच्चे को मार दिया हो। शी इज़ गिल्ट ऑफ इन्फेंटिसाइड। जो विलेजर्स हैं वो क्लेम करते हैं कि उन्हें पता है लोकेशन ब्यूरियल साइट की, उस बेबी को कहाँ पर दफनाया गया है, उसकी लोकेशन को है वे जानते हैं। और वो ये भी जानते हैं कि जब उन्होंने कोशिश की थी कि वो जो है
बच्चे को मारने के लिए जो है मार्था को पनिशमेंट दिलाए, यानी कि उस बच्चे के साथ जस्टिस वो करे। तो उन्होंने जो है वहाँ पर खोदने की जो है उसको कोशिश की थी, उसकी जो ग्रेव थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसे करने की कोशिश की तो एक अर्थक्वेक आ गया था। यानी कि वो जो ब्यूरियल साइट थी जहाँ पर कि उस बेबी को ब्यूरिड किया गया था, वो जो जगह है बिल्कुल कांपने लगी थी। तो ये हम कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं। तो चलिए अब हम पोएम स्टार्ट करते हैं। देयर इज़ ए थोर्न, इट लुक्स सो ओल्ड। वहाँ पर एक थोर्न है। थोर्न होता है एक तरह का कांटा। इट लुक्स सो ओल्ड, और ये बहुत ही ओल्ड दिखाई देता है। इन ट्रूथ, सच कहूँ तो, यू वुड फाइंड इट हार्ड टू से हाउ इट कुड एवर हैव बीन यंग। तो ये कहना बहुत ही मुश्किल होगा, या आप लोग इस बात पर यकीन ही नहीं करोगे कि ये कभी यंग भी रहा होगा। यानी कि ये जो कांटा है, ये जो थोर्न है, इसकी कंडीशन इस वक्त इतनी पिटेबल है, या इतनी बुरी हालत में ये थोर्न इस वक्त है कि ये कभी यंग भी रहा होगा, इस बात पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल है। इट लुक्स सो ओल्ड एंड ग्रे, यह बहुत ही बूढ़ा, बहुत ही पुराना, एंड ग्रे, और ग्रे कलर का दिखाई देता है। नॉट हायर देन ए 2 ईयर्स चाइल्ड, और इसकी जो हाइट है वो उतनी है जितनी कि एक 2 साल के बच्चे की होती है। यानी कि ये 2 साल के बच्चे की हाइट जितना लंबा है, उससे ज़्यादा लंबा ये नहीं है। इट स्टैंड्स इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा खड़ा होना, ये सीधा खड़ा है। दिस इज इट थोर्न, ये पुराना थोर्न, ये एजिड हो चुका थोर्न। नो लीव्स इट हैज़, इसके ऊपर कोई पत्ती नहीं है। नो प्रिकली पॉइंट्स, और ना ही इसका कोई चुभने वाला पॉइंट बचा है। यानी कि जैसे जो थोर्न में जो चुभता है, जो ऊपर का जो नोकीला एक तरह का पार्ट होता है, तो वो भी इसमें नहीं है। इट इज़ ए मास ऑफ नोटेड जॉइंट्स, और एक तरह का मास बन चुका है। मास होता है एक तरह की काई, ऑफ नोटेड जॉइंट्स। ए रैच थिंक फॉरलोन, और इसको जो है मनहूस कहा गया है। फॉरलोन माने अनाथ होता है, रैच माने मनहूस होता है। यानी कि बिल्कुल ही अनाथ है, इसके पास कुछ भी नहीं है, इसके पास कोई पत्ती नहीं है, कोई प्रिकली पॉइंट्स नहीं है। केवल इसके आसपास जो है एक नोटेड जॉइंट बना हुआ है मांस का। जो काई है वो आपस में जॉइंट हो चुकी है, और वो आपस में जो है उसमें उसके चारों ओर जो है वो नोटेड हुई है। यानी कि थोर्न के चारों ओर वो फैली हुई है। इट स्टैंड्स इरेक्ट, ये बिल्कुल सीधा खड़ा है। एंड लाइक ए स्टोन, और जिस तरह एक स्टोन में होता है, एक पत्थर पर होता है। विद लाइकेंस इज इट ओवरग्रोन, तो इस पर जो है लाइकेंस वो जम गई है, लाइकेंस इस पर उग आई है। लाइकेंस भी काई होती है, तो जैसे चट्टानों पर काई सी उग जाती है स्टोन पर, उसी तरह जो है इस थोर्न पर भी जो है लाइकेंस ओवरग्रोन हो गई है, लाइकेंस जो है इस पर उग गई है। सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। लाइक क्रोक और स्टोन इट इज़ ओवरग्रोन विद लाइकेंस टू द वेरी टॉप। जैसे कि पहले स्टेज में बताया था कि इसके जो ऊपर है वो लाइकेंस जम गई है, तो जैसे रॉक और स्टोन पर जमती है, इट इज़ ओवरग्रोन विद लाइकेंस टू द वेरी टॉप। तो इसकी जो टॉप पर है, इसके बहुत मतलब ऊंचाई पर जो है लाइकेंस ओवरग्रोन हो गई है, काई जो है वो जम गई है, काई उग आई है। एंड हंग विद हैवी टफ्ट्स ऑफ मॉस, और ऐसा लग रहा है मानो इसे लटका दिया गया हो, या ये हंग हो गया हो विद हैवी टफ्ट्स ऑफ मॉस, उन काई के जो घास का गुच्छा है, भारी भारी जो घास के गुच्छे हैं, उस पर जो है ये हंग हो गया हो। ए मेलेकली क्रॉप, इसको जो है एक बहुत ही दुख में क्रॉप यहाँ पर नैरेटर कह रहे हैं कि ये बहुत ही मेलेकली क्रॉप है। अब फ्रॉम द अर्थ दीज मोसिस क्रीप, ये जो मोसिस हैं जो इसके चारों ओर जम गई हैं, जिसके ऊपर जम गई हैं, ये जो है ज़मीन से निकल रही हैं। और क्रीप माने रेंग रही है, यानी कि ज़मीन से ऊपर जो है रेंगती हुई बढ़ रही है। एंड दिस पुअर थॉर्न दे क्लैस्प इट राउंड, और इस बेचारे थॉर्न के चारों ओर जो है उसने इसे जकड़ लिया है। क्लैस्प होता है जकड़ना, इसको जो है चारों ओर से। सो क्लोज यू वुड से दैट दे आर बेंट विथ प्लेन एंड मैनिफेस्ट इंटेंट टू ड्रैग इट टू द ग्राउंड, इतने क्लोज से, यानी कि इतनी क्लोजली जो है उसने थॉर्न को क्लैस्प किया हुआ है, जकड़ा हुआ है, कि आप बिल्कुल कह सकते हो कि वे बिल्कुल झुकी हुई है। यानी कि उन्होंने जो है निश्चय कर लिया है कि वो जो है इसको ग्राउंड पर खींच लेगी, यानी कि इसको जो है वो खींच लेगी, जिसको ज़मीन पे ला देगी, इसको तोड़ देगी। इतना जो है उन्होंने, ऐसा लग रहा है मानो उन्होंने निश्चय कर लिया हो, उन जो काई है उन्होंने, जो काई आसपास में जमी हुई है। एंड ऑल हैव जॉइंड इन वन एंडेवर टू ब्यूरी दिस पुअर थॉर्न फॉर एवर, और वो सब जो है ज्वाइन हो गई हैं, एक साथ इकट्ठा हो गई है। इन वन एंडेवियर, ट्राई हार्ड, यानी कि एंडेवियर होता है ट्राई हार्ड, कोशिश करना, और वो जो है सारे जो है एक साथ मिलकर कोशिश कर रही है टू ब्यूरी करने के लिए दिस पुअर थॉर्न, इस बेचारे थॉर्न को फॉर एवर, हमेशा के लिए। यानी कि वो सब
ऐसा मिलकर प्रयास कर रही हैं कि वो उस थॉर्न को खींचकर ज़मीन में ला देंगी और उस ग्राउंड में जो है, उस ज़मीन में जो है उसको ब्यूरी कर देंगी हमेशा हमेशा के लिए। वो सब जो है उसके पीछे पड़ी हुई है एक तरह से। थर्ड पैराग्राफ, हाई ऑन ए माउंटेन्स हाईएस्ट ट्रीज वेयर ऑफ द स्टॉर्मी विंटर गेल। हाई ऑन ए माउंटेन्स हाईएस्ट रिज, जो माउंटेन की हाईएस्ट रिज होती है, जो सबसे ऊंची चोटी होती है, जहाँ पर जो है एक तरह से रिज होता है, जहाँ पर दो सतह मिलती है आपस में, यानी कि एक तरह की जो नोकीला जो ऊपर का जो माउंटेन्स का होता है उसके भी सबसे ऊपर, सबसे जो माउंटेन की जो सबसे ऊपर की चोटी है उस सब उसके भी हाई पर, उसके भी टॉप पर। वेयर ऑफ, जहाँ पर कि प्राय स्टॉर्मी विंटर गेल, स्टॉर्म होते तूफ़ानी, विंटर माने सर्दी, गेल माने हवा, तेज़ बहने वाली हवा, यानी कि जहाँ पर सर्दियों में बहुत तेज़ बहने वाली हवा चलती है, तूफ़ान की तरह हवा चलती है। कट्स लाइक ए स्काइथ वाइल थ्रू द क्लाउड्स इट स्वीप्स फ्रॉम वेल टू वेल। कट्स लाइक ए स्काइथ, जैसे कि स्काइथ होती है हंसिया, यानी कि दराती जिससे घास काटते हैं, तो जैसे दराती से घास कटती है उसी तरह चुभने वाली हवा विथ थ्रू द क्लाउड्स बादलों से चलती है। इट स्वीप्स फ्रॉम वेल टू वेल, और ये एक घाटी से दूसरी घाटी में बहती है, यानी कि चुभने वाली हवा, जो कि जैसे एक स्काइथ घास को काट देती है उसी तरह से जो है ये हवा भी बहुत तेज़ चलती है और ये एक वेल से दूसरे वेल में जाती है। नॉट 5 yards फ्रॉम द माउंटेन पाथ, माउंटेन का जो रास्ता है उससे 5 yards की दूरी पर। दिस थॉर्न यू ऑन योर लेफ्ट एस्पी, इस थॉर्न को तुम जो है अपने लेफ्ट में स्पाई देखोगे, यानी कि तुम देखोगे इस थॉर्न को अपने लेफ्ट में, जब तुम माउंटेन में जाओगे तो उससे केवल 5 यार्ड की दूरी पर। एंड टू द लेफ्ट 3 yards बियॉन्ड, और अपने लेफ्ट पर 3 एंड टू द लेफ्ट, और इसके लेफ्ट में 3 yards बियॉन्ड, 3 yards आगे। यू सी ए लिटिल मडी पॉन्ड, तुम्हें एक छोटा सा मडी कीचड़ से भरा हुआ पॉन्ड तालाब दिखाई देगा, यानी कि 5 yards की दूरी पर तो तुम्हें ये थॉर्न दिखाई देगा और थॉर्न से 3 यार्ड की दूरी पर लेफ्ट में तुम्हें एक पॉन्ड दिखाई देगा जो कि मडी है, कीचड़ से भरा हुआ है। ऑफ वाटर नेवर ड्राई, और जिसका जो वाटर है वो कभी भी नहीं सूखता। दो बट ऑफ कंपास स्मॉल एंड बेयर टू थ्रस्टी सन्स एंड पार्चिंग एयर, हालांकि उसमें बहुत ही कम पानी है, उसका पानी कभी नहीं सूखता लेकिन उसमें बहुत ही कम पानी है, और ये पानी जो है थ्रस्टी सन्स एंड पार्चिंग एयर की हवा, मतलब जो हवा बह रही है या जो प्यासा सूरज है उसको प्यास बुझाने में सक्षम नहीं है, वो इनकी प्यास नहीं बुझा सकता, बहुत ही थोड़ा पानी उसमें बचा हुआ है। एंड क्लोज बिसाइड्स दिस इज थॉर्न, और इस एजिड थॉर्न के बीच पास, इस एजिड थॉर्न के पास जो है देयर इज़ ए फ्रेश एंड लवली साइट, यानी कि एक तरफ जो है हमने पॉन्ड देखा और एक तरफ जो है बहुत ही प्यारी, बहुत ही फ्रेश साइट हमें देखने को मिलेगी। ए ब्यूटीफुल हीप, एक बहुत ही सुंदर हीप, ए हिल ऑफ मॉस, मॉस की जो हिल है, मॉस की जो पहाड़ियाँ हैं, जस्ट हाफ ए फुट इन हाइट, केवल 1 फुट की, आधे फुट की हाइट पर। और लवली कलर्स देयर यू सी, और वहाँ पर जो है तुम्हें बहुत सारे रंग देखने को मिलेंगे। ऑल कलर्स दैट वर एवर सीन, इतने सारे कलर्स जो कि तुमने कभी देखे भी नहीं होंगे। एंड मोसी नेटवर्क टू इज़ देयर, और जो मोसी नेटवर्क है, जो ये काई जमी हुई थी थॉर्न के आसपास, इसका नेटवर्क वहाँ पर भी है, यानी कि वहाँ पर भी बहुत सारी मोसी जमी हुई है, लेकिन वो सुंदर है। यहाँ पर की जो मोसी है वो इतनी सुंदर नहीं है थॉर्न के आसपास जो है लेकिन जो उस तुम ब्यूटीफुल हीप पर देखोगे तो वहाँ के जो मोस है, जो मोस नेटवर्क है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही सुंदर है। एज इफ मानो बाय हैंड ऑफ लेडी फेयर, किसी सुंदर लेडी ने जो है अपने हाथों से द वर्क हैड वोवन बीन, इसको बुना हो। मान लीजिए कोई सुंदर, मानो कोई सुंदर औरत अब जैसे बुनती है किसी चीज़ को, उसी तरह ऐसा लगता है मानो किसी सुंदर औरत ने अपने हाथों से इसको बुना हो। इतना प्यारा जो है मोसी नेटवर्क वहाँ का लग रहा है और इतने प्यारे कलर्स वहाँ पर हैं। एंड कप्स द डार्लिंग ऑफ द आई सो डीप इन देयर वर्मिलन डाई, यानी कि जब आप देखोगे अपनी आंखों से तो आपको इतने प्यारे लगेंगे, इतने डीप वो लगेंगे। वर्मिलन यानी कि वर्मिलन होता है कलर, लाल रंग के, यानी कि वहाँ पर जो है लाल रंग की फूल भी हैं और हर तरह का जो है वहाँ पर कलर आपको दिखाई देंगे। बहुत ही सुंदर जो है वहाँ की साइट आपको दिखाई देगी, जो कि थॉर्न के एक और है, बिसाइड्स है उसके। आमी व्हाट लवली टिंट्स आर देयर, अब नरेटर कहते हैं ओ व्हाट लवली टिंट्स आर देयर, कि वहाँ पर जो है कितना प्यारा टिंट्स है। टिंट्स होते हैं किसी रंग के छींटे, छोटे छोटे जो छींटे आ जाते हैं किसी रंग के, तो वहाँ का जो नज़ारा है वो बहुत ही प्यारा है। और वहाँ आपको कौन कौन से कलर्स देखने को मिलेंगे? ऑफ ओलिव ग्रीन एंड स्कारलेट ब्राइट,
ओलिव जो ग्रीन है हरे रंग का, एंड स्कारलेट ब्राइट, और स्कारलेट होता है जो सिंदूरी रंग का हो, ब्राइट तेज चमकीला रंग, इन स्पाइक्स इन ब्रांचेस एंड इन स्टार्स, कहाँ कहाँ पर, स्पाइक्स में यानी कि नोकदार जो चीज़ें हैं, ब्रांचेस में शाखाओं में, और स्टार्स और तारों में, ग्रीन रेड एंड पेयरली वाइट, हरा लाल और बिल्कुल सफ़ेद। वहाँ पर जो है आपको बहुत सारे कलर्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे कलर्स के छींटे वहाँ पर पड़े हुए हैं, जैसे ओलिव ग्रीन और स्कारलेट ब्राइट, और जो वहाँ पर स्पाइक्स हैं, ब्रांचेस हैं, स्टार्स हैं, उनमें जो है ग्रीन रेड और पर्ली वाइट कलर आपको देखने को मिलेंगे। दिस हीप ऑफ अर्थ ओवरग्रोन विद मॉस, और जो ये हीप है, ये जो एक उभरा हुआ भाग है अर्थ पर, ये भी जो है मॉस से ओवरग्रोन हो चुका है, यानी कि इसके ऊपर जो है मॉस आ चुकी है, काई जो है जम चुकी है। विच क्लोज बिसाइड्स द थॉर्न यू सी, और जिसके आसपास जो है तुम्हें वो थॉर्न दिखाई देगा। सो फ्रेश इन ऑल इट्स ब्यूटियस डाइज इज़ लाइक एन इन्फेंट्स ग्रेव इन साइज, यानी कि इतना फ्रेश दिखाई दे रहा है और ये इतना सुंदर है, बहुत ही सुंदर जो है ये दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि मानो ये किसी इन्फेंट की ग्रेव हो, यानी कि जो साइज है, इसकी जो साइज है वो इतना है जितना किसी इन्फेंट होता है छोटा बच्चा, बहुत ही छोटा बच्चा, तो की जो ग्रेव होती है, यानी कि छोटे बच्चे की जो कब्र होती है, जितनी लंबी उतना ही लंबी इसका जो है साइज है। एज लाइक कैन बी बट नेवर नेवर एनी वेयर एन इन्फेंट्स ग्रेव वाज हाफ सो फेयर, ऐसा हो सकता है लेकिन नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं हमने देखा है, कहीं भी नहीं होता कि किसी इन्फेंट की ग्रेव इतनी सुंदर हो, इससे आधी भी सुंदर हो, यानी कि जितनी सुंदर ये दिखाई दे रहा है, ये हीप जो उभरा हुआ भाग है, जो ऐसा लग रहा है मानो किसी इन्फेंट की जो है ये ग्रेव हो, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि किसी भी इन्फेंट की ग्रेव तो इससे आधी सुंदर भी नहीं हो सकती जितनी ब्यूटीस ये यहाँ पर है। Now would you see this aged thorn, this pond and beauteous hill of moss? You must take care and choose your time the mountain when to क्रॉस। अब जो है इस पार्ट में हम अपने जो नैरेटर है वो हमें इस पोएम के जो सेंटर कैरेक्टर है उससे हमें मिलवाएगा। तो वो कहते हैं कि अब जब तुम देखोगे इस एजिड थॉर्न को, इस पॉन्ड को, इस ब्यूटियस हिल को, मोसेस की जो हिल है उसको जब तुम देखोगे तो यू मस्ट टेक केयर, जो तुम्हें ध्यान रखना होगा, एंड चूज़ योर टाइम द माउंटेन व्हेन टू क्रॉस, और तुम्हें देखना होगा कि तुम्हें कब जो है उस माउंटेन को क्रॉस करना है, यानी कि तुम्हें अपने टाइम को चूज़ करना होगा। तुम किसी भी टाइम उस माउंटेन को देखने नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? फॉर ऑफ देयर सीट्स बिटवीन द हिप, क्योंकि प्राय वहाँ पर तुम्हें बैठी मिलेगी, बिटवीन बीच में, द हिप सो लाइक एन इन्फेंट्स ग्रेव इन साइज, उस हिप के जो कि एक इन्फेंट की ग्रेव की तरह दिखाई देता है, यानी कि वो जो पृथ्वी के ऊपर का जो उभरा हुआ भाग है जो कि ऐसा लगता है मानो किसी इन्फेंट की ग्रेव हो, उसके बीच में, एंड द सेम पॉन्ड विच आई स्पेक, और उस पॉन्ड के जो कि जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया है, यानी कि उस पॉन्ड के और उस ग्रेव के बीच में तुम्हें ए वुमन इन ए स्कारलेट क्लॉक, एक स्कारलेट कलर का एक सिंदूरी रंग का क्लॉक पहने, कोट पहने तुम्हें वहाँ पर बैठी हुई मिलेगी। एंड टू हर सेल्फ सी क्राइस, और वो जो है अपने आप में ही रोती रहती है, अपने आप से ही वो बातें करती रहती है, वो रोती रहती है। ओ मिजरी ओ वो इज़ मी ओ मिजरी, यानी कि वो जो है एक गाना गाती रहती है, ओ मिजरी ओ वो इज़ मी ओ मिजरी। एट ऑल टाइम्स ऑफ द डे एंड नाइट, चाहे दिन हो चाहे रात हो, कोई भी समय हो, हर समय, दिस रेस्ट वुमेन थीटर गोज़, ये जो रेस्ट वुमेन है ये वहाँ पर जाती है। रेस्ट का मतलब होता है मनहूस औरत, तो यहाँ पर जो है इसको जो है मार्था रे है ये, तो इसको बोला है कि रेस्ट वुमेन जो है ये हमेशा वहाँ पर जाती है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, ये कोई भी समय नहीं देखती। एंड सी इज़ नोन टू एवरी स्टार, और उस औरत को, उस लेडी को सब जानते हैं, प्रत्येक जो स्टार है, एवरी स्टार उसको जानता है, क्योंकि वो वहाँ पर डेली जाती है। एंड एवरी विंड डेट ब्लोज, और प्रत्येक प्रकार की हवा जो वहाँ पर बहती है। एंड देयर बिसाइड्स द थॉर्न सी सीट्स, और उस थॉर्न के पास वो बैठती है। वैन द ब्लू डे लाइट्स इन द स्काई, जबकि आकाश में नीले कलर का प्रकाश छाया हुआ हो। एंड वैन द वर्ल्ड विंड्स ऑन द हिल, और जब हिल पर, पहाड़ियों पर जो है वर्ल्ड विंड होती है हवा का झोंका, हवा का जो घूमने वाला झोंका होता है, यानी कि एक तरह का तूफान, चाहे जो मतलब पहाड़ी पर बहुत ज़्यादा हवा का तूफान चला हुआ हो, या फिर जो आकाश में नीला रंग छाया हुआ हो, तब भी जो है तुम्हें वो लेडी वहाँ पर थॉर्न के पास बैठी हुई मिलेगी। और फ्रस्टी एयर इज़ कीन एंड स्टिल, या फिर जो फ्रस्टी एयर हो, जमाने वाली हवा जो कि बहुत ही कीन होती है और लगातार चलती रहती है, चाहे कोई भी समय हो, कोई भी मौसम हो, चाहे साफ़ मौसम हो जब तारे चमक रहे हो, या फिर हवा चल रही हो बहुत तेज़,
कोई भी मौसम हो, सर्दी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, तो वो लेडी जो है तुम्हें वहाँ पर बैठी दिखाई देगी उस थॉर्न के पास। और उसको जो है वहाँ का हर चीज़ उसको पहचानती है, हर स्टार उसको जानता है, हर विंड जो है वो उसको पहचानती है, क्योंकि वो वहाँ पर डेली जाती है। एंड टू हर सेल्फ सी क्राइज, और वह अपने आप से ही जो है वो बातें करती रहती है, वो रोती रहती है और वो गाती रहती है, ओ मिजरी, ओ मिजरी, ओ वो इज़ मी, ओ मिजरी। नाउ अब, वेयर फोर थस बाई डे एंड नाइट, इन रेन, इन टेम्पेस्ट एंड इन स्नो। वेयर फोर किस लिए, फॉर वर्ट, दस बाय डे एंड नाइट, चाहे दिन हो चाहे रात हो, इन रेन बारिश हो, इन टेम्पेस्ट तूफान हो, एंड इन स्नो या फिर बर्फ़ गिर रही हो। दस टू द ड्रेरी माउंटेन टॉप डस दिस पुअर वुमेन गो। ड्रेरी होता है जो बिल्कुल अनाकर्षक हो, यानी कि कोई अट्रैक्टिव ना हो, बिल्कुल बोरिंग टाइप का। तो ये ऐसा क्यों है, किस लिए वो यहाँ वहाँ पर जाती है इस ड्रेरी माउंटेन पर, इस जो बोरिंग माउंटेन टॉप है उस पर। डज दिस पुअर वुमेन गो, ये प्यारी, ये जो पुअर वुमेन है, ये जो बेचारी औरत है, ये वहाँ पर क्यों जाती है। एंड वाई सिट्स बिसाइड द थ्रोन, और वो उस थ्रोन के पास क्यों बैठती है। वैन द ब्लू डे लाइट्स इन द स्काई, जबकि आकाश में नीले रंग का जो है डे लाइट हो। और वैन द वर्ल्ड विंड्स ऑन द हिल, और जबकि पहाड़ी पर जो है वर्ल्ड विंड चल रही हो, बहुत तेज यानी कि हवा चल रही हो, तूफान आ रहा हो। और फ्रोस्टी एयर इज़ कीन एंड स्टिल, या फिर फ्रोस्टी एयर जमा देने वाली हवा चल रही हो, जो कि बहुत ही कीन होती है एंड स्टिल, और लगातार चलती रहती है। एंड वेयर फॉर डज सी क्राई, और वो किस लिए रोती है, क्या कारण है, क्या रीज़न है, वो वहाँ पर क्यों जाती है। चाहे कोई भी मौसम हो, वो नहीं रुकती, वो वहाँ पर जाती है, वो वहाँ पर जो है थोर्न के पास बैठती है। ऐसा क्या है उस थोर्न के पास जो वो वहाँ पर डेली जाती है किसी भी मौसम में। और वो किस लिए रोती है, ओ वेयर फॉर किस लिए, किस लिए। टेल मी भाई, मुझे बताओ किस लिए। डज सी रिपीट डैट डोलफुल क्राई, वो जो अपने ये उदासी भरा गीत है इसको क्यों रिपीट करती रहती है, वो क्यों उदासी भरा जो है गाना गाती रहती है, क्यों वो उदास रहती है, क्यों वो रोती रहती है, आखिर क्या रीज़न है उसके इस काम का, किस लिए वो जो है ऐसा काम करती है। अब 9th स्टेंजा शुरू होता है, तो यहाँ पर जो है नैरेटर कहते हैं कि आई कैन नॉट टेल, मैं नहीं बता सकता, मुझे नहीं पता ये रीज़न। आई विश, काश, आई कुड, मैं बता पाता। फॉर द ट्रू रीज़न नो वन नोज़, क्योंकि सच जो रीज़न है, जो असली रीज़न है, वो तो कोई जानता ही नहीं। बट वुड यू ग्लैडली व्यू द स्पॉट टू विच सी गोज़, लेकिन फिर डायरेक्टर हमसे पूछते हैं कि क्या तुम उस स्पॉट को व्यू करना चाहोगे, क्या तुम खुशी खुशी जो है उस स्पॉट पर जाना चाहोगे। द स्पॉट टू विच सी गोज़, उसी स्पॉट पर, उसी जगह पर जहाँ पर कि वह लेडी जाती है। द हिलॉक लाइक एन इन्फेंट्स ग्रेव, वह पहाड़ी जो कि एक इन्फेंट की ग्रेव की तरह दिखाई देती है। द पोन्ड, उस तालाब पर। एंड थोर्न, और उस थोर्न पर, सो ओल्ड एंड ग्रे, जो बहुत ही ओल्ड और ग्रे दिखाई देता है। अगर तुम वहाँ पर जाओगे तो पास बाय हर डोर दिस सेल्डम सट, तो तुम जो है उस लेडी के घर के दरवाजे के पास से गुजरोगे। दिस सेल्डम सट, जो कि ज़्यादातर शट ही रहता है, बंद ही रहता है। एंड इफ़ यू सी हर इन हर अर्ट, और अगर तुम देखो कि वो अपने हट में है, वो अपनी झोपड़ी में है, देन टू द स्पॉट पे, तो तभी जो है तुम उस स्पॉट पर जाना। यानी कि जब वो वहाँ पर ना हो, उस स्पॉट पर ना हो, बल्कि अपनी झोपड़ी में हो, अपनी हट में हो, तभी जो है तुम उस स्पॉट पर जाना, अगर तुम्हें वहाँ पर जाना है। I never heard of such as dare approach the spot when she is there. I never heard, मैंने कभी नहीं सुना। ऑफ सच एज डेयर, कि किसी ने भी इतनी हिम्मत की हो, इतना डेयर किया हो, इतना साहस किया हो। अप्रोच द स्पॉट, कि वह उस स्थान पर गया हो। वैन सी इज़ देयर, जब वो वहाँ पर हो, यानी कि जब वो लेडी वहाँ पर बैठी हो, तो कोई भी इंसान वहाँ नहीं जा सकता, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो वहाँ चला जाए। मैंने किसी को भी नहीं देखा इतना साहस करते हुए। तो इसीलिए जो है नैरेटर हमसे कहते हैं कि अगर तुम्हें भी वहाँ पर जाना है, उस स्पॉट को देखना है, तुम्हारी भी इच्छा हुई है कि हम भी जाकर उस स्पॉट को देखें जहाँ पर कि वो लेडी रहती है, तो तुम्हें जो है उस वक्त जाना होगा जब वो अपनी हट में हो, अपने वो घर में हो। बट वेयर फोर टू द माउंटेन टॉप कैन दिस अनहैप्पी वुमन गो। अब फिर से जो है नैरेटर पूछते हैं, लेकिन क्या रीज़न है, किस लिए जो है उस माउंटेन टॉप पर ये अनहैप्पी वुमन, ये जो नाखुश लेडी है, ये जो दुखी औरत है, ये वहाँ पर क्यों जाती है। वट एवर स्टार इज़ इन द स्काईज, वट एवर वाइंड में ब्लो, चाहे आकाश में किसी भी तरह के तारे हों, चाहे कैसी भी हवा बह रही हो। फुल 20 ईयर्स आर पास्ट एंड गो, 20 साल बीत चुके हैं। सिंस सी, जबकि वह गेव
विद ए मेडन्स ट्रू गुड विल हर कंपनी टू स्टीफन हिल। और यहाँ पर जो है उसका नेम नरेटर रिवील करते हैं, हर नेम इज़ मार्था रे। यानी कि इस घटना को, इस इवेंट को 20 साल बीत चुके हैं, वो 20 सालों से यहाँ पर डेली आ रही है, चाहे कोई भी मौसम हो, किसी भी तरह का दिन हो रात हो, वो डेली यहाँ पर आती है। और इस बात को जो है 20 वर्ष बीत चुके हैं। उसका नाम जो है मार्था रे है। और वो अब जो है 20 साल पहले की बातें जो है नरेटर हमें बताते हैं कि सिंस सी गेव विद ए मेडन्स टू गुडविल हर कंपनी टू स्टीफन हिल। जबकि मेडन होती है कुंवारी लड़की, यानी कि जब एक कुंवारी लड़की की जो इच्छा होती है शादी करने की, तो उसकी भी ये इच्छा थी और हर कंपनी टू स्टीफन हिल की वो स्टीफन हिल से शादी करे, यानी कि वो स्टीफन हिल से प्यार करती थी और वो जो है स्टीफन हिल से शादी करना चाहती थी। यही जो है उसकी गुडविल थी। एंड सी वॉज ब्लिथ एंड गे, और उस वक्त वो बहुत ही खुश नज़र आती थी, बहुत ही प्रसन्न वो दिखाई देती थी। वाइल फ्रेंड्स एंड किंडर्ड आल अप्रूव्ड ऑफ हिम होम टेंडरली सी लव। जबकि उसके सभी दोस्तों ने और उसके सभी रिलेटिव्स ने, उसके सभी जो रिश्तेदार थे, सब ने अप्रूव कर दिया था उसकी विश को कि तुम जिससे प्यार करती हो उससे तुम शादी कर सकती हो। तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है खुश थी उस वक्त, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी जो विश है वो पूरी होने वाली है, वो स्टीफन हिल से शादी करेगी, क्योंकि वो स्टीफन हिल से बहुत प्यार करती थी। एंड दे हैड फिक्स द वेडिंग डे, और फिर उन्होंने जो है उनका वेडिंग डे भी फिक्स कर दिया, यानी कि उनकी जो शादी का दिन था वो भी फिक्स कर दिया। द मॉर्निंग डेट मस्ट वेड देम बोथ, और उस सुबह जबकि उन दोनों की शादी होने वाली थी, बट स्टीफन टू अनदर मेड, लेकिन स्टीफन किसी और लेडी के साथ हैड स्worn अनदर ओथ, कस्में खाता हुआ पाया गया, यानी कि स्टीफन ने जो है किसी और लड़की से शादी कर ली। एंड विद दिस अदर मेड टू चर्च अनथिंकिंग स्टीफन वेंट, और उस चर्च में उस दूसरी मेड के साथ, दूसरी लेडी के साथ शादी करने के बाद अनथिंकिंग स्टीफन ने एक बार भी जो है मार्था के बारे में नहीं सोचा, और वेंट, और वो उस लेडी के साथ चला गया। यानी कि जिस दिन जिस चर्च में मार्था की और स्टीफन की शादी होने वाली थी, तो मार्था ने देखा कि स्टीफन ने किसी और से शादी कर ली है। उसने मार्था के बारे में एक पल के लिए भी नहीं सोचा, और उससे शादी करने के बाद स्टीफन जो है उसके साथ ही चला गया। पुअर मार्था, बेचारी मार्था। On that woeful day, a pang of pitiless dismay into her soul was sent, a fire was kindled in her breast, which might not burn itself to rest. और that woeful day, यानी कि कितना दुख भरा दिन था उसके लिए, उस दुख भरे दिन। ए पैंग ऑफ पिटीलेस डिस्मे, ए पैंग ऑफ पिटीलेस डिस्मे, यानी कि एक अनएक्सपेक्टेड दुख जब लाइफ में आ जाता है, यानी कि उसने जो है एकदम से, जिसको उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, अचानक से जो है उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इनटू हर सोल वाज सेंट, उसकी आत्मा में वो दुख बस गया। ए फायर वाज किंडल ऑन हर ब्रेस्ट, और उसके जो तन बदन में जो एक तरह से आग लग गई, यानी कि वो बहुत बहुत ज़्यादा नर्वस उस वक्त हो गई। विच माइट नॉट बर्न इटसेल्फ टू रेस्ट, और अब जो है उसे कभी भी आराम अपनी लाइफ में नहीं मिलेगा, और ये जो दुख है ये उसको अंदर ही अंदर जलाता रहेगा। यानी कि उसको एक ऐसा दुख लाइफ भर के लिए, पूरी लाइफ के लिए जो है मिल गया है, अब वो कभी ख़त्म नहीं होगा, और वो अंदर ही अंदर जो है उस दुख से मरती रहेगी। दे से, वे कहते हैं, वे कौन, जो विलेजर्स हैं, कि फुल 6 मंथ्स आफ्टर दिस, कि इस घटना के 6 महीने बाद, पूरे 6 महीने बाद, वाइल येट द समर लीव्स वर ग्रीन, जब जो समर लीव्स थी वो ग्रीन थी, यानी कि जो गर्मियों की पत्तियां थी वो अब तक भी ग्रीन थी, हरी थी। शी टू द माउंटेन टॉप वुड गो, तो वह जो है उस माउंटेन टॉप पर जाया करती थी। एंड देयर वाज ऑफन सीन, और वो जो है वहाँ पर प्राय दिखाई देती थी, यानी कि हम लोग जो है उसे प्राय वहाँ पर देखते थे। व्हाट कुड सी सीक, वो वहाँ पर क्या खोजती थी, क्या वो ढूंढती थी वहाँ पर, और विश टू हाइड, या फिर वो कुछ छुपा रही थी। हर स्टेट टू एनी आई वॉज प्लेन, सी वॉज विद चाइल्ड एंड सी वॉज मैट, लेकिन हर व्यक्ति उसको देख सकता था। एनी आई, यानी कि किसी भी आंखों को वो दिखाई दे सकती थी कि जो उसकी स्टेट थी, उसकी जो कंडीशन थी वो बहुत ही बुरी थी। सी वॉज विद चाइल्ड, वो एक्सपेक्ट कर रही थी, वो प्रेग्नेंट थी। एंड सी वॉज मैट, और वो पागल हो चुकी थी। येट ऑफन वाज शी सोबर सैड, कभी कभी जो है वो सुबकियाँ लेती थी, वो दुख भरी जो सुबकियाँ लेती थी। फ्रॉम हर एक्सीडिंग पेन, क्योंकि उसका जो पेन था, उसका जो दर्द था वो बढ़ता ही जा रहा था, अपने बढ़ते हुए दर्द को रोक नहीं पा रही थी, तो इसलिए वो कभी कभी वहाँ पर बैठ कर जो है रोती थी। ओ गिल्टी फादर, और वो उसको कर्श करती थी स्टीफन हिल को, उसको जो है गिल्टी फादर वो कहती थी। वुड दैट डैट हैड सेव्ड हिम फ्रॉम दैट ब्रिच ऑफ फेथ, कि काश तुम मर जाते, काश तुम्हारी मृत्यु हो जाती, ताकि तुमने जो वादा खिलाफ़ी की है, जो तुमने वादा तोड़ा है, उससे तो तुम बच जाते, यानी कि वो पाप तो शायद तुम ना करते अगर तुम मर ही जाते।